Hello everyone, how are you? Good morning, good morning. Yeah, very good morning everybody. How are you all? कैसे हो आप सभी? Hello, तो let us first discuss the homework which was given in the last lecture. क्या था homework? Everybody please reply. क्या था? Good morning, good morning. बताइए what is the homework? 72 से था शायद 72 से 76 से था 72 से था 72 से था अच्छा 72 क्यों मैंने दो क्वेश्चन छोड़ दिया था पिछले बार कहाँ तक दिया था 73 से 73 से था हाँ ठीक है तो 72 तो डाउट नहीं है ना किसी को 73 से 75 तक किसी को डाउट है 75 ठीक है देखो तुम्हारे पास रेडियस ऑफ अनायन आर ए दिया हुआ है 200 पिकोमीटर अब पूछा गया व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ कटायन दैट फिट्स एग्जैक्टली इनटू द क्यूबिक होल तो क्यूबिक होल के लिए यानी क्यूबिक वॉइड के लिए आरसी बाई आर ए क्या होना चाहिए इट शुड बी एग्जैक्टली 0.732 फॉर cubic void is everybody aware of this in order to get a cubic void you need to get this value so rc should be 0.732 into RA. So it is 7.32 into 200. So that is your answer. ठीक है क्या है ये 146.4 नेक्स्ट बताइए 76 से 80 तक कोई डाउट है 76 से 80 तक 78 एक्चुअली वी विल मूव इन अ सीक्वेंस उसके हिसाब से बताते जाना 78 in unit cell of diamond the unit cell of diamond is made up of देखो इसमें टोटल 8 कार्बन एटम्स होते हैं जिसमें 4 एटम्स जाते हैं एफसीसी में और बाकी 4 आधे टेट्राहेड्रल बॉन्ड में जाते हैं ठीक है तो आंसर सी होगा ये तो करवाया है ना वेदांत वेदांत इसमें क्या डाउट है तुम्हें वेदांत ये तो नोट्स में मिल जाएगा तुम्हें वेदांत बताओ क्या डाउट है 12 सी होना चाहिए क्यों 12 कार्बन एटम कैसे हो जाएगा एवरीबॉडी हमने डायमंड में कितना एटम पढ़ा है एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड 8 पढ़ा है तो 12 कहां से आएगा ठीक है तो 8 ही होगा नेक्स्ट बताइए 78 के बाद 75 से लेके 76 से 80 तक में और कोई डाउट नहीं है 76 अथर्व डागा 76 the CSCl type crystal is exhibited by alkali halides when the radius of cation is large enough to keep touching its 8 nearest neighbors तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है ना कोऑर्डिनेशन नंबर 8 किसका होता है बताओ क्यूबिक वॉइड का होता है इज दैट क्लियर अथर्व कोऑर्डिनेशन नंबर 8 किसका होता है क्यूबिक वॉइड का होता है तो फॉर क्यूबिक वॉइड के लिए RC by RA should be 0.732 ये तुम्हें पता है ना is that clear तो what is the answer what is the answer then tell me अरे बता यार क्या आंसर होगा डी होगा ठीक है नेक्स्ट बताइए फिर 76 से 80 तक तुम्हारे पास 77 प्रथमेश सारे क्वेश्चन पूछ रहा है तुम लोग
Mg2 प्लस का रेडियस है 0.066, O2 माइनस का रेडियस है 0.14, ठीक है, नैनोमीटर। तो अब बताओ RC अपॉन RA, ये रेशियो कितना आ रहा है? 0.066 अपॉन 0.14, कितना आ रहा है ये रेशियो? टेल मी व्हाट इज द रेशियो? ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? 0.47। तो 0.47 किसके रेंज में लाई करता है बताओ? 0.47 किसके रेंज में लाई करता है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। ऑक्टाहेड्रल के रेंज में लाई करता है, तो ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑब्वियसली क्या आएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, इन सीसीपी। फिर 80 तक और कोई डाउट तो नहीं है? सर मेरे नाम से और कोई आ गया है, कौन है तुम्हारा? राघव के नाम से 2 लोग हैं। नहीं राघव, तुम्हारे नाम एक ही है, एक ही राघव है। ठीक है, 80 तक कोई डाउट है? 80 डाउट है। 80 predicts the coordination number of the cation in the crystal. सी अभी क्या है, किसने पूछा? अनघा। सी 80 में क्या है? RC बाई RA निकालो। MgO पहला केस दिया है तुम्हें। RC बाई RA MgO में क्या आ रहा है? 0.65 अपॉन 1.40, ये कितना आएगा बताओ? अनघा कैलकुलेट दिस वैल्यू। MgS के केस में RC बाई RA कितना है देखते हैं। दिस इज 0.65 अपॉन 1.84, तो ये वैल्यू बताओ, ये वैल्यू कितना है? मतलब MgO में ये वैल्यू क्या आया? रेशियो 0.4 के आसपास। एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बताओ मेरे को कितना आ रहा है। 0.1.4 ना, 0.35 आ रहा है। नहीं नहीं, 0.4 समथिंग होगा, 0.45 हो सकता है। आई एम राइटिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और ये कितना आ रहा है? 0.47, राइट? चेक करो तो सही है कैलकुलेशन। ये सही है और ये सही है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये कम है, ये गलत है। ये 0.47 के आसपास होगा, और ये वैल्यू आई थिंक 0.6 के आसपास होगा। 0.35 करेक्ट, हाँ। तो अब देखो ये किस रेंज में आया और ये किस रेंज में आया, बताओ। 0.47 किसके रेंज में आया? ऑक्टाहेड्रल के रेंज में आया। और ये किस रेंज में आया? ये टेट्राहेड्रल के रेंज में आया। एवरीबॉडी क्लियर? तो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और टेट्राहेड्रल में 4, ठीक है। तो 80 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और टेट्राहेड्रल में 4। किसने पूछा था? अनघा। इज दैट क्लियर? किस बच्चे ने पूछा था? ठीक। नेक्स्ट 81 से 85, 82 शुभम। ओके शुभम, CAS कैल्शियम सल्फाइड है तुम्हारे पास, लिखा है CAS एग्जिस्ट इन ए क्यूबिक अरेंजमेंट इन विच S2 माइनस, यानी S2 माइनस CCP है ना, ये S2 माइनस तो 4 होगा। शुभम ये बात समझ में आ रही है? S2 माइनस 4 होगा, और Ca2 प्लस जो है 8 में से 1/2 ऑक्यूपाई कर रहा है, तो Ca2 प्लस भी 4 हो गया। तो बताओ क्या क्या है, कितना है आंसर? कितना Ca2 प्लस, कितना S2 माइनस? 4 4 हुआ ना। शुभम इज दैट क्लियर? अरे यार जवाब दिया करो यार। शुभम जब सवाल पूछ रहे हो तो जवाब भी दिया करो। इज दैट क्लियर? 82 के बाद क्या है? 84।
हाँ, रॉक सॉल्ट इज NaCl, रॉक सॉल्ट इज NaCl। सर वो A/4 होना चाहिए ना, बस वो डाउट था मुझे कौन से क्वेश्चन 92 में? में। अरे रुक जाओ, अभी 92 तक पहुंचे नहीं हम लोग अभी 84 पे ही है, पहुंचेंगे तो बताऊंगा ना। 84 में if anions A form HCP arrangement and C, देखो anions A HCP यानी anion 6 हो गया, और C जो है cation C occupied 2/3 of octahedral wide यानी 2/3 of 6, तो ये 4 होगा ना, तो ये क्या बना बताओ? 84 में क्या बना बताओ? ये बना C4A6 यानी C2A3। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, 84 से आज वही ये सब चालू करेंगे, डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स। 85 से लेके 90 तक किसी कोई डाउट है? 87 an alloy of copper, silver and gold is found to have copper. Please you speak when it is very required. 87, I am coming to 87. कॉपर सीसीपी लैटिस में है तो कॉपर 4 हो गया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? कॉपर सीसीपी में है तो कॉपर 4 हो गया ना। ओके, नाउ सिल्वर एज सेंटर पे है तो सिल्वर 3 हो गया, एंड गोल्ड बॉडी सेंटर पे है तो गोल्ड हो गया 1। तो फॉर्मूला क्या हुआ? Cu4Ag3Au। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? एनीबॉडी इसमें किसी को डाउट है? अरे यार जिसने पूछा था वो बताओ। क्लियर होगा 87? ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 87 के बाद बताइए 90 तक कुछ है? 91 से 95 तक कुछ है? 92। ओके 92 आते हैं। 92 देखो, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर जो है ना, रॉक सॉल्ट किसको बोलते हैं? रॉक सॉल्ट इज NaCl। रॉक सॉल्ट इज NaCl। ठीक है, तो NaCl में क्या होता है? इन एन आइडियल क्लोज बाय, देखो NaCl तो FCC है ना, तो FCC में होता है A = 2√2R, और यहाँ पे R पे Ra होगा क्योंकि अनायन ऑक्यूपाइज लैटिस साइट्स, क्योंकि अनायन जो है इट ऑक्यूपाइज लैटिस साइट्स। सर पर आपने कहा था ना कि एज लेंथ में 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अनायन प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कटायन बराबर A होता है, तो तो फिर इसको कोई वो ऑप्शन भी नहीं है ना, ये तो अनायन के साथ A/4 है ना सर, A/4। तो वो A/4 कैसे होगा? वो तो RC Ra बराबर थोड़ी होता है। मतलब RC, सर इसमें साइज कंसिडर ही नहीं करना है Na+ का? अरे Na+ का कंसिडर करना है बट वो पूछा नहीं है ना। अच्छा ठीक है सर। मान लो ये एज लेंथ है, दिस इज योर एज लेंथ, दिस इज Cl minus, this is Cl minus, this is Cl minus, this is Cl minus, let us say this is Na+। तो if this, तो ये है A, this is A, तो you can understand √2A is equal to क्या होगा बताओ? √2A is equal to 4Ra। एक ये रिलेशन बना। दूसरा आया RC plus RA is equal to A/2। तुमसे पूछा ये वाला है ना, तुम ये वाला रिलेशन पूछा ऊपर वाला है। इज दैट क्लियर? 80 ठीक है, ये लिख लिया क्या 80 पे? ठीक है राघव, आई विल कम टू 80 तो बताया राघव। राघव 80 तो बताया मैंने, देखो यहाँ 80 लिखा हुआ है। अरे यार देखते नहीं हो तुम लोग। राघव कैन यू सी क्वेश्चन 80 रिटन? फिर से बताऊं? ठीक है फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 80, देखो 80 में राघव, अच्छा अभी दो, यहाँ पे राघव 2 दिख रहे हैं मुझे। कितने राघव है यहाँ पे? एक ही तो है। तो यहाँ 2 कैसे दिख रहा है मुझे? हाँ 2 है सर। तो ये 2 कहाँ से आ रहे हैं यार? ये अजीब चल रहा है। वो तो हमको समझ में आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 1 देखो, MgO है और दूसरा MgS है। यहाँ RC/RA कितना आया था पिछले बार? 0.47। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, यहाँ RC/RA 0.35 है, तो 0.47 में क्या आता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इस रेंज में आता है टेट्राहेड्रल वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 6 4 आंसर, ठीक है 80 का। नेक्स्ट बताइए 90 से 95। अच्छा 92 तो हो गया। 93 से 96। 95 in sodium chloride crystal the number of nearest neighbors, next nearest neighbors, ये तो हमने किया है ना, सैली हमने किया था। Na+ का सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बताओ? एवरीबॉडी 12 होता है ना। तुम ऐसे सोचो, Na+ का फर्स्ट कोऑर्डिनेशन Cl- होगा और सेकंड कोऑर्डिनेशन तो Na+ ही होगा ना, तो काम यही खत्म हो जाता है। ये समझ में आ रहा है? सैली, इज दैट क्लियर? तो Na+ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है बी में, तुम्हें उतना भी सोचने की जरूरत नहीं। 12 एजेस की वजह से, हाँ 12 एजेस बोल सकते हो। यदि तुम बॉडी सेंटर वाले को रेफरेंस लेते हो, यदि तुम बॉडी सेंटर के Na+ का रेफरेंस लेते हो तो तुम्हें 12 एजेस मिल जाएंगे, ठीक है। यदि तुम बॉडी सेंटर वाला रेफरेंस लेते हो, बॉडी सेंटर का Na+, तो फर्स्ट तो इसके सेकंड कोऑर्डिनेशन पे आएगा Na+ एट 12 एजेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट बताइए 96 से 100। 98 select the incorrect statement in a CsCl crystal. Cs plus simple cubic lattice, Cl minus forms simple cubic lattice. बताओ ये सही है या गलत है? 98 में ऑप्शन ए सही है। Cl minus occupies body center of Cs plus, ये गलत होना चाहिए ना? हाँ ये तो गलत है। नहीं एक मिनट रुक जाओ, बाकी ऑप्शन भी पढ़ने दो। Cs plus occupies body center of Cl minus, ये सही है। हाँ, it is impossible for Cl minus to occupy body center of Cs plus because the body center of Cs plus is actually best answer D है। सर वो बी और डी में ही कंफ्यूजन है। एक्चुअली बी और डी जो है वो पूछ रहा है क्या, देखो एक्चुअली में इसका आंसर बी ही होगा, ये सही है। दिया है सर। नहीं बी होगा आंसर, ये सही बात है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर Cl माइनस टू ऑक्यूपाई बॉडी सेंटर ऑफ Cs प्लस, क्योंकि CsCl में रेडियस रेशियो तो 0.732 ही होता है। अब डिस्टॉर्शन कितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो हम थ्योरी में ऐसा थोड़ी पढ़ेंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक तो एक स्पेशल केस होता है। ये तुम्हें समझ में आया कि यदि Cs प्लस और Cl माइनस का रेडियस बराबर होगा ना, सी जो इफ यदि ये ऐसा दे देता ना RCS प्लस इज इक्वल टू RCl माइनस, तो भी सही हो जाता। यानी ये इसके बॉडी सेंटर पे भी तो हम क्या बोलते हैं, ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल एंड ऑल पोजीशंस आर सिमेट्रिकल। क्यों समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी इज इट क्लियर? यदि RCS प्लस RCl माइनस के बराबर हो जाएगा, देन वी कैन कॉल ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल एंड ऑल पोजीशंस आर सिमेट्रिकल। इज दैट क्लियर? से यस और नो? तो उस केस में पॉसिबल है कि दोनों एटम सेम है तो एक दूसरे के सेंटर पे जा सकता है, बट ये तो एक स्पेशल केस है जो कि हर बार होता नहीं है। एवरीबॉडी क्लियर? प्रतीक देखो समझने की कोशिश करो कि मैं बोल क्या रहा हूं। यदि RCS प्लस और Cl माइनस सेम हो जाए तो वो तो सिंपल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो जाएगा। तो अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो एटम एज पे है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर वही होता है जो एटम बॉडी के सेंटर पे है। तो हम बोल सकते हैं कि ये इसके बॉडी सेंटर पे या इसकी बॉडी सेंटर पे, बात सेम हो जाएगा। बट ये तो तब होगा ना जब रेडियस रेशियो 1 होगा, ये तो तब होगा जब रेडियस रेशियो 1 होगा। बट एक्चुअल में CsCl के केस में रेडियस रेशियो होता है 0.732, तो ये सही नहीं है। इसका आंसर है बी।
हाँ पीछे आंसर गलत है, इसका आंसर बी है। यदि ये अरे भाई बी गलत है तो डी गलत है। अरे देखो डी गलत नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल क्या हो सकता है, देखो बी और डी में से मोस्ट यदि हम प्रेडिक्ट करें तो ये कंडीशन जब सेम हो जाएगा ना, आरसी बाई आर ए इज इक्वल टू 1, जब आरसी बाई आर ए इज इक्वल टू 1 होगा तो जो है, लेकिन इसमें बी वाली बात भी तो सही नहीं है। सौरभ इज दैट क्लियर? बी वाली बात पूरी तरह से सही है क्या? ऑब्वियसली नहीं है। तो अब ये बी वाला चीज तो सब सही होगा जब आरसी बाई आर ए 1 होगा। वैसे दोनों गलत है, बी और डी दोनों गलत है, ठीक है। बट यदि आरसी बाई आर ए 1 हो गया ना तो बी सही हो जाएगा, बट डी सही नहीं होगा, ठीक है। और किसी को डाउट है इसमें? आंसर बी होगा। वैसे आंसर बी और डी दोनों होना चाहिए, बट मेरे हिसाब से 4 ऑप्शन में बेस्ट आंसर बी है। नेक्स्ट बताइए, ए ऑप्शन एक बार बताओ। ए ऑप्शन CS प्लस फॉर्म सिंपल क्यूबिक, CS प्लस फॉर्म सिंपल क्यूबिक एंड CL माइनस फॉर्म सिंपल क्यूबिक। CS प्लस थोड़ी सिंपल क्यूबिक बनता है, CS प्लस तो क्यूबिक वॉइड में जाता है ना। CS प्लस कहां जाता है? क्यूबिक वॉइड में जाता है, ठीक है। अरे नमन भगत, इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होता है? आरसी प्लस आर ए क्या होता है बताओ? A/2 होता है ना। नमन इज दैट क्लियर? पूछा क्या है देख लेते हैं। इन NaCl द सेंटर ऑफ टू नियरेस्ट लाइक चार्ज पार्टिकल्स, अच्छा लाइक चार्ज पार्टिकल्स बोल रहा है तो ए होगा फिर। अरे Na प्लस और Na प्लस के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है ये। नमन इज दैट क्लियर? 94 में जो तुम पूछ रहे हो, देखो क्वेश्चन 94 लाइक चार्ज नहीं पढ़ा क्या? लाइक चार्ज नहीं पढ़ा? 94 में कितने लोगों को डाउट है? अरे तुमसे 94 में कौन से क्वेश्चन पे बोल रहे हो वरुण? 94 की यदि तुम बात कर रहे हो तो देखो, दिस इज Cl माइनस, दिस इज Cl माइनस, दिस इज Cl माइनस, दिस इज Cl माइनस एंड दिस इज अगेन Cl माइनस। तो लाइक चार्जेस तो ये है ना। परमिशन है। अरे कौन है यार ये? तो अब नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है? दिस इज √2a, तो नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बताओ? नियरेस्ट डिस्टेंस आएगा a√2/2। इज इट क्लियर? एवरीबॉडी इज इट क्लियर? 94 समझ में आया? किसने पूछा था? नमन। 94 समझ में आया? नियरेस्ट डिस्टेंस Cl माइनस के बीच में आंसर A/2 दिया है 94 में। नहीं सही है, वही दिया है। अरे नियरेस्ट डिस्टेंस 2 Cl माइनस के बीच में उन्होंने निकाला, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। वो आंसर वही दिया है, A√2/2 ही दिया है। एक सेकंड सौरभ, आई विल कम टू 98। देखो 98 की यदि हम बात करें तो BCC तभी होगा, CSCl विल बिकम BCC, CSCl will become BCC if RC by RA will be greater than 0.732। अब देखो अभी CSCl के केस में बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्शन होता क्या है, इसका ये रेडियस रेशियो जो है इट लाइज इन बिटवीन 0.732 टू 0.999, बट ये कंप्लीटली BCC नहीं होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? when we solve, when we do calculation या फिर while doing calculations we take z is equal to 1 and we do everything as per simple cubic। तो उन्होंने यदि BCC के हिसाब से किया है तो BCC, अब ये BCC कब जाएगा? ये BCC जाएगा RC by RA एग्जैक्टली 1 पे। दो सही नहीं है, ठीक है, तो सही नहीं है पूरी तरह से। सौरभ इज दैट क्लियर? सौरभ जवाब दो यार पूछ करके, BCC सही नहीं है। नेक्स्ट बताइए,
100 से लेके 99 से लेके 105 तक, 99 से 105 तक, 104, ठीक है। हाँ, CS प्लस को बॉडी सेंटर पे रखा था, बट बॉडी सेंटर क्यूबिक वॉइड होता है कथन, दैट उसको मैंने बोला था BCC तब बनेगा जब RC इज इक्वल टू RA हो जाएगा, और वो बॉडी सेंटर वाला आइटम छोटा होता है। 104 में लिखा है CSCl has BCC structure, CSCl has BCC structure, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ BCC दिया है तो मान लो BCC, कोई दिक्कत नहीं है। RC by RA इज इक्वल टू √3/2A होता है ना, तो A निकाल दो, RC और RA दिया है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो R/1 होना चाहिए ना। अरे ये क्वेश्चन में ही पंगा है, इन्होंने पूछा ही ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं। BCC रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा रिलेशन यही यूज होगा। CSCl को यदि हम बोले तो एक हाइब्रिड होता है सिंपल क्यूबिक और BCC का, दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। CSCl is a hybrid structure and has properties in between SC and BCC. अब theoretically हम कैलकुलेशन SC के हिसाब से करते हैं, because calculations are done as per perfect geometry, और ये completely BCC होगा जब RC by RA 1 होगा। अब यदि तुम्हें कोई क्वेश्चन में BCC दिया है तो गलत नहीं बोल सकते पूरी तरह से, क्योंकि वो हाइब्रिड होता है, S सिंपल क्यूबिक और BCC के बीच में होता है, ठीक है। हम कैलकुलेशन सिंपल क्यूबिक के हिसाब से ही करते हैं। नाउ टेल मी RC प्लस R, और तो निकल जाएगा एज लेंथ, बताओ RC कितना दिया है 1.69 और RA कितना दिया है 1.81, तो अब A निकाल लो। डन एवरीवन? 104 में कोई डाउट है? अब 107 ये लिख लिया सबने? हंड्रेड एंड 107 किसने बोला था? देखो, अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, तो ये भी मान लो वैसा ही कुछ है। NH4Cl जो है, यानी कि वो सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड के बीच में ही होगा, ये लाई करेगा ये, यानी कि CSCl टाइप का स्ट्रक्चर है ये भी, इन दोनों के बीच में कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम्हें यही करना है, RC प्लस RA इज इक्वल टू √3/2A। अब यहाँ पे एज लेंथ दिया है, RC दिया है, देखो RC प्लस 181 इज √3/2 इंटू 387, तो RC निकाल लो। हो गया 107, सबका हो गया? इसमें डाउट है? 107 के बाद बताओ 109। अच्छा देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्वेश्चन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स when they form interstitial compounds, the non metals H, B, N, C are accommodated in। देखो, नॉन मेटल्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में ना खाली जगह होता है, मेटल के बीच में जो वॉइड्स होता है, उसमें छोटे एलिमेंट जैसे बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वो सब एडजॉर्ब हो जाता है सरफेस पे, मतलब सरफेस पे कहीं छुप जाता है, तो वो कहीं भी जा सकता है। अब गैस जैसे कि H2 के फॉर्म में है तो वो तो कहीं भी मूव कर सकता है ना, इट कैन मूव इन बिटवीन वॉइड्स, इट कैन मूव इनटू टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, यदि वो गैस है तो कहीं भी मूव कर सकता है। तो आंसर ऑल ऑफ दीज हो, चेक कर लो क्या, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। एडजॉर्ब का मतलब जैसे तुम नोटबुक पे लिखते हो ना, तो इंक जो है सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता है, एडजॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम। जैसे यू आर राइटिंग ऑन बोर्ड या फिर नोटबुक पे लिख रहे हो, तो सरफेस पे गंदगी लग जाती है जो निकलती नहीं है, तो जो सरफेस पे जमा होता है डस्ट पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, और जो सरफेस के नीचे जाता है उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो यहाँ दोनों हो रहा है,
तो 109 का आंसर डी होगा, क्योंकि गैस है तो ये कहीं भी मूव कर जाएगा। एग्जैक्टली क्या है वो है, एड्सॉर्प्शन भी है एब्जॉर्प्शन भी है, दोनों है। ठीक है। अरे जैसे कोई फेयरनेस क्रीम लगाता है, लेट्स से देयर इज समबडी हु इज यूजिंग अ फेयरनेस प्रोडक्ट, तो उसके क्या बोलते हैं कि त्वचा के अंदर भी जाता है और निखार बाहर आता है। तो इसका मतलब क्या है, वो एड्सॉर्प्शन भी कर रहा है, एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है। फेयरनेस क्रीम स्किन के अंदर भी जा रही है, सरफेस पे भी रह रही है, तो एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा है। सरफेस पे है सिर्फ तो एड्सॉर्प्शन हो रहा है, और सरफेस के अंदर गया तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों होता है, सरफेस पे भी रहता है, अंदर भी जाता है। फाइन, और कुछ है? एवरीबॉडी कोई और 110 तो हो गया होगा, तो 8 होता है, पता ही है सबको। ठीक है, तो लेट अस मूव अहेड। हाँ ये हो गया। नाउ देखो, वे हैव नियरेस्ट लाइक डिस्टेंस सेकंड कोऑर्डिनेशन, करेक्ट। हाँ हाँ पूजा, दैट इज सेकंड कोऑर्डिनेशन। फाइन, अभी देखो क्या है, देयर इज वन स्ट्रक्चर विच इज स्टिल लेफ्ट। हमें पढ़ना है अभी एक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्पिनल स्ट्रक्चर। स्पिनल स्ट्रक्चर नाम सुना है? देखो स्पिनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, MgAl2O4। ठीक है, MgAl2O4 हो जाएगा, फिर लेट से Fe3O4 Mg। हाँ, तो उसमें डेटा गिवन था, जो भी स्पिनल स्ट्रक्चर है उसमें जो जानकारी चाहिए था वो तो गिवन था उसमें, यू कुड हैव इजीली सॉल्व्ड इट। कथन, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो Fe3O4 को भी ऐसा लिख सकते हैं, FeO.Fe2O3। तो अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है 2 cations and 1 anion, मतलब 2 types of cations and 1 type of anion। इज दैट क्लियर? यानी हाँ, Mg2 प्लस इस केस में Al3 प्लस और O2 माइनस यहाँ पे है, और ये वाला एग्जांपल जो है उसमें है Fe2 प्लस Fe3 प्लस और O2 माइनस। वेदांत तुम क्या पूछ रहे हो, ZNS में थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, वो थर्ड वगैरह देखेंगे ना अभी, मतलब लेट अस कम टू दिस। थर्ड वगैरह नहीं पूछते नॉर्मली, इस पे बात करते हैं स्पिनल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इसमें दो तरह के स्पिनल, वही बता रहा हूं क्या होता है स्पिनल स्ट्रक्चर क्या है। इट इज एन FCC अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इट इज एन FCC अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये जाता है FCC में। O2 माइनस कहां जाएगा, O2 माइनस जाएगा लैटिस साइट्स पे, लैटिस साइट्स पे, और O2 माइनस देयरफॉर 4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? स्पिनल स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर है FCC में जिसमें आयंस जाते हैं। इसमें दो तरह के कटायंस हैं। अब देखो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 हैं, और हमें यहाँ पे पैकिंग दो तरह की करनी है। मान लो Mg2 प्लस अपने पास 1 है और Al3 प्लस अपने पास 2 है। तो अब सवाल है कौन सा आयन कौन से वॉइड में जाएगा। एवरीबॉडी ये लिख लिया सबने? एवरीबॉडी रिटर्न? वो बड़ा होगा वो OV में जाएगा। तो बड़ा कौन है इन दोनों में, Mg2 प्लस बड़ा है या Al3 प्लस बड़ा है? प्रथमेश बोल रहा है कि जो बड़ा होगा वो ऑक्टाहेड्रल में जाएगा और जो छोटा होगा वो टेट्राहेड्रल में जाएगा। क्या लगता है तुम्हें, सही है? एवरीबॉडी रिटर्न? ठीक है, अब देखो क्या है, सारे अपलोड किए मैंने, तुम देखते हैं प्रथमेश। अरे ऐप पे यार उसमें टाइम लगता है, वो यूट्यूब पे तो डाला ही है। ओके देखो अब क्या है, तुम्हारे पास
O2 माइनस हो गया 4, टेट्राहेड्रल वॉइड तुम्हारे पास है 8, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है 4। इज दैट क्लियर? अब देखो तुम्हें पता है कि Mg2+ बड़ा होता है, Al3+ छोटा होता है, ठीक है ना? बट यहाँ पे क्या है पता है पंगा, यहाँ पे Al3+ जो है डिस्पाइट बीइंग स्मॉल इट विल गो टू octahedral voids and Mg2+ डिस्पाइट बीइंग लार्ज विल गो टू tetrahedral voids। ये एक्चुअल में स्पिनल का स्ट्रक्चर है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन? दिस इज फॉर स्टेबिलिटी। देखो यदि तुम कटायन अनायन, देखो तुम कटायन प्लस अनायन इंटरैक्शन चाहते हो तो तुम क्या चाहोगे कि Al3+ का इंटरैक्शन O2- के साथ होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है? और यदि तुमने Mg2+ का इंटरैक्शन O2- के किया ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, राइट? हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये सारी बातें हम किसके लिए कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना चाहोगे इसके साथ या इसके साथ? इसके साथ रखोगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा या इसके साथ रखोगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? एक्चुअली देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ये सबको पता है ना? एवरीबॉडी डू यू नो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड? 6। तो तुम क्या चाहोगे कि Al3+ का, देखो अभी यहाँ पे क्या है, Al3+ और Mg2+ रिपेल करते हैं और यहाँ पे O2- भी रिपेल करता है। तो बेसिकली Al3+ यदि O2- के साथ जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हैं। उसी तरह Mg2+ यदि O2- के साथ जाएगा तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में चाहेंगे ना कि मैक्सिमम अट्रैक्शन डेवलप हो, तो हम किसको साथ में रखेंगे? Al3+ को साथ में रखेंगे O2- के, या फिर Mg2+ को? एक्चुअली देखो होता यही है, इसको एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि Al3+ इसलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहा है बिकॉज वहां पे वो जाएगा तो उस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा क्या होता है, K Q1 Q2/R। तो यहाँ पे आएगा 2 × 3, इसमें ये Q1 Q2 फैक्टर, और यहाँ पे क्या आएगा 2 × 2, ठीक है? तो ये आएगा 6 और ये आएगा कितना 4। तो स्टेबिलिटी ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स कम है। इज दैट क्लियर? अरे स्टेबिलिटी के लिए, फॉर स्टेबिलिटी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट यही है कि अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए रिपल्शन से। तो तुम अट्रैक्शन कैसे बढ़ाओगे बताओ? हाउ विल यू इंक्रीज अट्रैक्शन? बाय ब्रिंगिंग अपोजिट चार्जेस विद मैक्सिमम मैग्नीट्यूड टुगेदर। इज दैट क्लियर? बाय ब्रिंगिंग अपोजिट चार्जेस विद मैक्सिमम मैग्नीट्यूड टुगेदर। इज दैट क्लियर और डाउट है? यहाँ पे एक्चुअली में Al3+ कहाँ जाता है? Al3+ जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में और Mg2+ जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। Al3+ goes into tetrahedral void and Mg2+ goes into, sorry, Al3+ goes into octahedral void and Mg2+ goes into tetrahedral void। रीजन क्या है? रीजन है टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। सिक्स फोर किस सेंस में बोला आपने? 6-4? अरे K Q1 Q2/R होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, K Q1 Q2/R। तो यहाँ पे Q1 Q2 2 × 3 है और यहाँ पे Q1 Q2 2 × 2 है, तो इसलिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे माइनस है ना, दोनों जगह माइनस है, तो यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसको यहाँ रखते हैं। तो अब यदि हम बोले तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल कितना होता है? टोटल होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 और MgAl2 है। तो अब देखो, अब समझने की कोशिश करो, Al3+ क्या गया? Al3+ गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है CCP में 4, तो ये 1/2 ऑफ OV ऑक्यूपाई करेगा, और ये 1 है तो ये कितना करेगा? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में से 1/8 ऑफ TV। ये समझ में आया नहीं आया?
एवरीबॉडी, इज इट क्लियर नाउ? वन बाई एट, इसलिए देखो तुम्हारे पास क्या है, MgAl2O4 है, O4 माइनस 4 है, Al3 प्लस 2 है, Mg2 प्लस 1 है, ये जाता है लैटिस साइड्स पे, ये जाता है लैटिस साइड्स पे, और ये कहा जाता है OV में, और OV कितना है 4, तो 2/4 यानी 1/2 ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये आता है TV में, TV कितना होता है 8, तो 1/8 ऑक्यूपाई कर रहा है ना। ये समझ में आया नहीं आया? प्रथमेश, तुम्हें समझ में आया 1/2 कैसे हुआ? हाँ सर। ठीक है, तो इसको लिख लो। इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर इज नॉट इम्पोर्टेंट, जरूरी नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है वैसे। एवरीबॉडी रिटर्न? डन? डन एवरीवन, आगे बढ़े। ठीक है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड परोब्स्काइट स्ट्रक्चर, वो तुम्हें पढ़ना है क्या? अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज भी वैसे बता सकते हैं, जैसे मान लो सिमिलर है तुम्हारे पास Fe3O4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं FeO.FeO3, तो O2 माइनस कहाँ जाएगा, लैटिस साइड्स, ये भी स्पिनल ही स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज अगेन स्पिनल। Fe2 प्लस कितना है, Fe2 प्लस 1 है, और Fe3 प्लस हायर चार्ज वाला कितना है 2, तो ये OV में जाएगा और ये TV में जाएगा। ये OV 4 होते हैं तो 2/4, TV 8 होते हैं तो 1/8। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये भी तो स्पिनल ही है ना। Everybody please respond, is that clear? A spinel is a type of compound in which there is one anion and there are two types of cations. One is bivalent and one is trivalent. Written everyone? Fine. अच्छा, एक स्ट्रक्चर होता है that is called perovskite structure. वो कभी एग्जाम में नहीं आया, वो पढ़ना है क्या? कभी नहीं आया एग्जाम में, बुक में भी तुम्हें कहीं क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बड़ा टॉपिक है क्या सर? नहीं, छोटा सा ही है, याद रखने का। करा दो सर, तो पढ़ लेते हैं ना। पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर, देखो इस तरह का कंपाउंड, समथिंग लाइक BaTiO3 या फिर MgTiO3, इसको बोलते हैं पेरोव्स्काइट। तुम्हारे पास एक Ba2 प्लस है, ठीक है, तुम्हारे पास एक Ti4 प्लस है, ठीक है, और तुम्हारे पास 3 O2 माइनस है। सर वो स्पेलिंग क्या लिखा है? पेरोव्स्काइट, जस्ट अ मिनट, इधर लिख देता हूँ। दो अनायन और एक कटायन हो तो लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नहीं, उसमें एक ही कटायन होता है ग्रिग्नार्ड में, और यहाँ पे दो कटायन है, ये तो उल्टा है ना। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वाला, कंप्लीट आयनिक बॉन्ड नहीं। सेम चार्ज का कटायन होगा तो किसे डिसाइड करेंगे, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे देखते हैं। सेम चार्ज का तुम्हें सिर्फ स्पिनल ही स्ट्रक्चर पढ़ना है, सेम चार्ज के दो अनायन से कटायन हो गए तो सिर्फ स्पिनल ही पढ़ना है ना। तो वो एक ये केस था और वो स्पिनल केस था, तो वो तो तुमको करवा ही दिया जा रहा है।
तो अब देखो यहाँ पे क्या है, O2 माइनस जाता है कहां पे, ये जाता है फेस सेंटर्स पे। O2 माइनस जाता है कहां पे, फेस सेंटर पे जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, O2 माइनस जाता है फेस सेंटर पे, एंड Ti4+ टाइटेनियम आयन, Ti4+ जाता है बॉडी सेंटर पे, और Ba2+ जाता है कॉर्नर्स पे। तो फेस सेंटर कितने होते हैं, 6 × 1/2 3 हो जाएगा ये, बॉडी सेंटर 1 होता है, और ये 8 × 1/8 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, BaTiO3। पेरोव्स्काइट और स्पिनल के बीच में अंतर ये है कि दिस इज नॉर्मल सिंपल, ये कोई, पहले तो देखो दिस इज नो स्पेसिफिक अरेंजमेंट, यहाँ पे नो, देयर इज नो स्पेसिफिक अरेंजमेंट, और वहां पे क्या है, इट इज FCC। दूसरी चीज क्या है, स्पिनल में 2 तरह के कटायन होते हैं और दोनों के नंबर्स अलग अलग होते हैं, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये तो लैटिस साइड्स पे ही जा रहा है ना, इसको हम सिंपल क्यूबिक बोल सकते हैं, सीधा सा सिंपल क्यूबिक, बिकॉज सिंपल क्यूबिक या के जो फेस सेंटर क्यूबिक होता है वहीं पे एटम जा रहा है, ये सारे लैटिस साइड्स पे जा रहे हैं, कोई वॉइड में नहीं जा रहा, ऑल द एटम्स आर गोइंग इन द लैटिस साइड्स, नो एटम इज गोइंग इन द वॉइड। ठीक है, लैटिस साइड से ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बॉडी सेंटर भी एक लैटिस साइड आ सकता है, ये तो एक मिक्स्ड स्ट्रक्चर है, एक मिक्स्ड यूनिट सेल है। कौन कितना ऑक्यूपाई करेगा वो याद करना, वो तो तुम्हें दिखाई, कौन कहाँ पे जाएगा ये तुम देख सकते हो, वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा कैसे बन रहा है, और कितना ऑक्यूपाई करेगा वो देख लो, कितना टेट्राहेड्रल वॉइड है, कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, उससे डिवाइड कर लो। जैसे Al3+2 था और वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहा था, और टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, तो 1/2 हो गया, वैसे डिसाइड करेंगे वेदांत। ठीक है, ओके, इसको लिख लो फिर। वैसे ये टॉपिक नहीं आया आज तक, कभी भी नहीं आया है, क्या पता कैसे चलेगा। राघव क्या पता चलेगा कैसे, तुम क्या पूछना चाह रहे हो? दैट इज Ti, टाइटेनियम है ये, टाइटेनियम, Ti टाइटेनियम। राघव व्हाट यू वांट टू आस्क, फॉर्मूला से डिसाइड करेंगे क्या, मतलब पूछना क्या चाह रहे हो यार? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप। जिसको डाउट है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप। कौन सा वर्ड है ये पता कैसे चलेगा? देखो जैसे FCC लिखा है, FCC अरेंजमेंट लिखा है, तो FCC में टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल होते हैं, सिंपल क्यूबिक दिया है तो क्यूबिक वाइड होता है, वैसे पता चलेगा। HCP है तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे, इस तरह से पता चलेगा वाइड कौन सा है। ये तो एक मिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। Why Ti can't go in the corner, खुद सोचो क्यों नहीं जाएगा कॉर्नर में। कॉर्नर पे इसलिए नहीं जाएगा बिकॉज Ti का सबसे ज्यादा चार्ज है पॉजिटिव, तो वो O2 माइनस के सबसे नजदीक में रहना चाहेगा, जो कि पॉसिबल है बॉडी सेंटर पे, डिस्टेंस कम होता है। वैसे यहाँ कोई रीजन नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस रीजन, स्टेबिलिटी है और कुछ नहीं। ऐसे केसेस में स्टेबिलिटी ही देखते हैं जब एक से ज्यादा आयन होते हैं, कि अपोजिट चार्जेस को, जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज है उसको नजदीक रखो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाओ, इस तरह का कॉन्सेप्ट रहता है। कौन सा स्पेलिंग, पेरोव्स्काइट, PEROVSKITE। ओके डन नाउ। देखो हमारा अभी का टॉपिक है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ये पेरोव्स्काइट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें तुमको क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा किसी बुक में। थ्री ओ क्या है, 3O
3O2 माइनस है, ये 3 अनायन है, ऑक्साइड अनायन जो है ना O2 माइनस वो 3 है। ठीक है नमन, रिटर्न। एवरीबॉडी डन? अब देखो हमारा टॉपिक है डिफेक्ट इन सॉलिड। डिफेक्ट मतलब क्या होता है बताओ? खराबी, है ना। तो अब देखो एटम्स जब पैकिंग होता है, सी व्हेन यू गेट अ क्रिस्टल और व्हेन यू गेट अ सॉल्ट, देन टेल मी हाउ आर सॉल्ट्स फॉर्म्ड? सॉल्ट बनते कैसे हैं बताओ? सॉल्ट जो है बनते कैसे हैं? एसिड बेस के रिएक्शन से। जैसे जब सॉल्ट एसिड बेस के रिएक्शन से बनते हैं, दैट इज फाइन, बट वी एक्चुअली क्रिस्टलाइज, जैसे समंदर का पानी में से क्रिस्टलाइज करके सुखा करके नमक निकालते हैं, राइट? इज दैट क्लियर? मोस्टली इट इज ऑब्टेन्ड थ्रू माइनिंग। एसिड और बेस का रिएक्शन करोगे ना तो नमक इतना सस्ता 10-15 रुपए किलो मिलता है, 20 रुपए किलो, 25, वैसा नहीं मिलेगा। इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव if it will be formed through reaction of acid and base. So most of the salt that we normally use is obtained through crystallization, माइनिंग से निकालते हैं। जैसे NaCl को बोलते हैं रॉक सॉल्ट, पत्थर टाइप नमक मिलता है मार्केट में, वो भी दैट इज NaCl as well. तो एक्चुअली क्या है, द सॉल्ट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू क्रिस्टलाइजेशन। तो उसमें क्या आता है, जब क्रिस्टलाइज होता है तो कुछ अलग आयंस आ सकते हैं, डिफेक्ट जरूर रह जाते हैं, राइट? इज दैट क्लियर? सो डिफेक्ट्स क्या है? ये डिफेक्ट का मतलब वही है, पैकिंग में कुछ दिक्कत आ गया तो अब डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। डिफेक्ट्स बेसिकली दो तरह के हैं, नहीं यहाँ पर बोलो तो 3 तरह के हो जाएंगे। जस्ट एक मिनट, इसको लिखो, एक कॉल आ रहा है, जस्ट मिनट लिखिए। हेलो, कौन बोल रहा है? एक्चुअली अभी मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ, तू 1:30 के बाद ही कॉल करो। अभी एक लेक्चर में 1:30 के बाद कॉल करना है। ओके फाइन। तो रॉक सॉल्ट तो अंडरग्राउंड तो बदहजमी के लिए यूज करते हैं यार, उसमें क्या है, किसी भी चीज के लिए यूज करे, दैट इज नॉट ऑफ आवर टॉपिक, दैट इज नॉट आवर टॉपिक, इसलिए यूज करते हैं हम लोग। तो उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, बदहजमी के लिए वैसे यूज नहीं करते रॉक सॉल्ट। ठीक है अजीम। O2 1/2 फेस सेंटर ऑक्यूपाई करेगा। अरे 1/2 फेस सेंटर ऑक्यूपाई करेगा तो क्या पूछना चाह रहे हो? तो डिसाइड कैसे किया सिमिलैरिटी अदर देन कैटायन स्पेसिफिक फ्रैक्शन ऑक्यूपाई कर रहा है? अरे इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ये स्ट्रक्चर होता है, आपको याद करना है। ठीक है, पेरोव्स्काइड का कोई मिक्स्ड स्ट्रक्चर है, इसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ही नहीं है। मैंने बोला था कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिंपल क्यूबिक के क्रिस्टल्स पढ़ेंगे, जैसे बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर और नॉर्मल सिंपल क्यूबिक और HCP। उसके अलावा जो भी क्रिस्टलाइज मिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है वो हमारे कोर्स में नहीं है। अरे काला नमक, पीला नमक, अब रहने दे भाई, समझ गया मैं। लेट अस कम टू द टॉपिक। रॉक सॉल्ट इज द ओर, जरूरी नहीं है काला, इट कैन कम इन पिंक सॉल्ट भी आ सकता है, अलग अलग कलर के आते हैं डिपेंडिंग ऑन द इम्प्योरिटी प्रेजेंट। ठीक है, पेरोव्स्काइड स्ट्रक्चर में कुछ डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ये आपको याद करना है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड, दिस इज अ मिक्स्ड स्ट्रक्चर। हम इसमें कुछ लॉजिकल बात नहीं कर पा रहे हैं। हमने जो लॉजिकल बात करी थी वो हमने पढ़ा था कि सॉलिड स्टेट में हम 2 तरह के यूनिट सेल पढ़ने वाले हैं, तो सिंपल क्यूबिक और उसके दूसरा HCP। ये आपको याद करना है पेरोव्स्काइड में। फाइन। तो अब देखो 3 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट और एक होता है प्लेन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है? डिफेक्ट किसी एक पॉइंट पे होगा, जैसे कोई पॉइंट पे कटायन गायब हो जाएगा, कोई दूसरा कटायन आ सकता है, ऐसा हो सकता है। लाइन डिफेक्ट मतलब पूरी लाइन में एटम्स गायब हो सकते हैं, नए आ सकते हैं। प्लेन डिफेक्ट मतलब प्लेन में पूरे एटम्स आ सकते हैं, राइट? तो ये लिखवाना है क्या, व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट, व्हाट इज लाइन डिफेक्ट, व्हाट इज प्लेन डिफेक्ट? Defect along a point is called point defect, defect along a line is called line defect, and defect along a plane is called plane defect. ये लिखना है तुम्हें।
Everybody, do you want to write these definitions? नहीं सर. ठीक है, तो अब जो अपने कोर्स में है दैट इज पॉइंट डिफेक्ट. बेसिकली हमारे कोर्स में हमें पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ना है, लाइन और प्लेन नहीं पढ़ना है. तो पॉइंट डिफेक्ट दो तरह के हैं, एक तो स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा होता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट. इज दैट क्लियर? दो तरह के होते हैं. स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट मतलब जो स्टोइशियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं करता है. यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री रिटेन हो जाएगा. स्टोइशियोमेट्री इज रिटेन्ड. रिटेन का मतलब क्या है? पहले NaCl था तो डिफेक्ट के बाद भी NaCl ही होगा. ये बिफोर डिफेक्ट है और ये आफ्टर डिफेक्ट है. ठीक है, यानी ये स्टोइशियोमेट्री चेंज नहीं करता और ये स्टोइशियोमेट्री चेंज कर देगा. स्टोइशियोमेट्री गेट्स चेंज्ड. मतलब क्या है? पहले मान लो FeO था तो अब बन जाएगा Fe 0.930. तो स्टोइशियोमेट्री ही चेंज कर देगा ये डिफेक्ट होने के बाद. तो ऐसे डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट्स जो कि स्टोइशियोमेट्री को चेंज नहीं करते, जहां पे स्टोइशियोमेट्री रिटेन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट. ठीक है, और जहां पे स्टोइशियोमेट्री चेंज हो जाता है दैट इज कॉल्ड नॉन स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो इसको लिख लीजिए. रिटर्न देखो, पॉइंट डिफेक्ट में जो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के बाद चेंज नहीं होता है उसको स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, और जिसमें डिफेक्ट के बाद स्टोइशियोमेट्री चेंज हो जाता है उसको नॉन स्टोइशियोमेट्रिक बोलते हैं. लिख लिया सबने? एवरीबॉडी रिटर्न? एवरीबॉडी रिटर्न? ठीक है, हो गया था ना लिखने का काम सबका? प्लीज रिस्पॉन्ड. कथन सेज यस. प्लीज रिस्पॉन्ड रिमेनिंग ऑफ यू. लिखने का काम हो गया है? हाँ, पॉइंट डिफेक्ट में एक पॉइंट पे दिक्कत होता है, मतलब एक पॉइंट या बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं. ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट में एक पॉइंट हो सकता है, 2-3 पॉइंट हो सकते हैं, 4 पॉइंट हो सकते हैं, बट कुछ रैंडम तरीके से जहां भी होगा वहां से पॉइंट ही प्रॉब्लम होगा. राइट? स्लोप नहीं लिखा है. एक पॉइंट हो सकता है, 10 पॉइंट हो सकता है, 20 पॉइंट भी हो सकता है, बट वो सारे पॉइंट्स लाइन और प्लेन नहीं बनाएंगे, तो उसको हम पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे. ठीक है, तो अब लेट अस नाउ कम टू पॉइंट डिफेक्ट्स. देखो, पॉइंट डिफेक्ट बेसिकली क्या है? पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो ये स्टोइशियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं करता, ये सबको पता है. जैसे NaCl डिफेक्ट के पहले था तो NaCl डिफेक्ट के बाद ही होगा. ठीक है, अब पॉइंट डिफेक्ट दो तरह का होता है. देखो, बुक्स अलग अलग तरह का बना देते हैं इसको. एक तो बेसिकली वैकेंसी डिफेक्ट है और दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसको स्पेलिंग में सही लिख देता हूं. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. वैकेंसी डिफेक्ट क्या रिपीट करूं मैं? हाँ हाँ ठीक है, सही है अजीम, वैसा ही होगा. क्या हुआ सुजल? व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट? पॉइंट डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. हाँ, दिस इज स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट ऑब्वियसली.
दिस इज स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। हम लोग पहले स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसके दो टाइप हैं, एक वैकेंसी डिफेक्ट और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है? यहाँ का मतलब है कटायनिक और अनायनिक वैकेंसी। कटायनिक और anionic vacancy, in fact cationic and anionic vacancy for ionic compounds और हम बोल सकते हैं कि vacancy of neutral atoms, vacancy of neutral atoms for neutral compounds. Is that clear? ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब खाली जगह, तो इट इज वैकेंसी एट अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट से एटम गायब हो गया, सो दैट इज वैकेंसी। ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में देखो सीधा सा क्या है, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ आयन, जैसे मान लो वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये एक क्रिस्टल है, ठीक है, यहाँ पे एटम होना चाहिए था, यहाँ एटम, यहाँ भी एटम होना चाहिए, यहाँ एटम, ठीक है, यहाँ एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम, बीच में यहाँ एटम, यहाँ एटम, यहाँ पे, तो ये एक वैकेंसी है ना, तो ये हो गया वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, ये वैकेंसी हो गया। इंटरस्टिशियल में क्या होता है? an atom is dislocated, an atom is dislocated from its normal site से निकल के and it goes into an interstitial site. ठीक है, अरे जैसे मान लो डिफेक्ट का क्या मतलब है, शॉर्टकी डिफेक्ट और इसमें फ्रैंकेल डिफेक्ट बोलेंगे, विल कम टू दैट। इसमें क्या क्या है एलसी, मान लो यहां पर तो एक पर्टिकुलर जगह पे एटम है ही नहीं, तो इसको वैकेंसी बोल देंगे। अब जैसे मान लो कुछ इस तरह का केस है, ठीक है, कुछ इस तरह का केस कैसा है, जैसे a प्लस बी माइनस, ऐसा a प्लस बी माइनस, फिर a प्लस बी माइनस, ठीक है, यहाँ a प्लस नहीं है, यहाँ b माइनस होना चाहिए, फिर आ गया a प्लस, फिर नीचे यहाँ आ गया b माइनस, a प्लस, यहाँ पर b माइनस आना चाहिए था, यहाँ a प्लस, यहाँ b माइनस। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे जो क्या होना चाहिए था, यहाँ पे a प्लस बी माइनस, एक मिनट, यहाँ पे a प्लस के नीचे यहाँ b माइनस होगा और यहाँ a प्लस होगा। ठीक है, इसको सही कर लें क्या? इसको फिर से ही बनाते हैं। जो देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। तो a प्लस बी माइनस, a प्लस बी माइनस, ठीक है, फिर यहाँ आएगा b माइनस, यहाँ आएगा a प्लस, यहाँ हमने एक वैकेंसी दिखाई है, यहाँ आएगा a प्लस, ठीक है, यहाँ आया b माइनस, यहाँ आएगा, जैसे सॉरी ये b माइनस है तो a प्लस b माइनस, ठीक है, यहाँ a प्लस बी माइनस, यहाँ फिर से a प्लस, यहाँ पे b माइनस। अब मान लो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, b माइनस, और b माइनस यहाँ आके घुस गया, तो ये अपने साइड से चल के, ये इसका नॉर्मल साइड है, यहां से ये निकल के यदि कोई और जगह घुस जाए इंटरस्टिशियल साइट में, इंटरस्टिशियल साइट में, तो हम उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये क्लियर है या नहीं है? हाँ सर। तो अब देखो कई सर, बुक्स, सर। हाँ सर फिर वैकेंसी में कंपल्सरी, क्या, हेलो हाँ बोलो। सर, वैकेंसी में कंपल्सरी एक ही टाइप का एलिमेंट चाहिए, एटम चाहिए सर। एक्चुअली तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, तुम जो बोल रहे हो इट इज, सर कोई पूरे और बोल माइक रहा है बंद पीछे कर, से। पूरे माइक बंद कर म्यूट ही करना पड़ेगा। राइट इन द चैट बॉक्स, सर। राइट इन द चैट बॉक्स। सर वैकेंसी में स्टोइशियोमेट्री चेंज होगी या नहीं? नहीं होगी चेंज। इंटरस्टिशियल साइड मतलब कोई ऐसा जगह जो खाली नहीं है, मतलब अरे जैसे मान लो क्लास में बेंचेस पे बच्चे को बैठना चाहिए, तो एक बच्चा अपने जगह से उठ करके किसी के डेस्क पे जाके बैठ गया, अरे जैसे समझने की कोशिश करो, इंटरस्टिशियल की बात बता रहा हूं मैं।
मान लो क्लास में 40 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी है, ठीक है, आई विल कम टू यू स्लो, पहले इंटरस्टेशन मुझे क्लियर करना था। 40 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी है और उसमें एक बच्चा अपने जगह से उठ गया और दूसरे के डेस्क पे जाके बैठ गया, तो जहां से वो उठा वहां वैकेंसी क्रिएट किया, और जहां जिसके दूसरे के डेस्क पे जाके बैठा वहां उसको नहीं होना चाहिए था, दैट इज नॉट हिज नॉर्मल साइड। तो वो किस तरह का डिफेक्ट है, अपने जगह से उठ करके किसी के डेस्क पे जाके बैठ गया, तो वो किस तरह का डिफेक्ट होगा, इंटरस्टिशियल, और नॉर्मल साइड पे वैकेंसी है। समझ में आया? लेकिन अब देखो इंटरस्टिशियल क्या है, कटायन और आयन दोनों अपोजिट होने चाहिए ऑब्वियसली। इंटरस्टिशियल साइड का कई बार ऐसा भी बताते हैं कि सिर्फ आ गया, लेकिन यहां पर जो हम लोग पढ़ेंगे यही पढ़ेंगे कि एक जगह से निकल के दूसरे जगह पे चला गया। समझ में आ गया होगा इंटरस्टिशियल। वैकेंसी का फर्स्ट वर्ड क्या है, वो वैकेंसी ऑफ न्यूट्रल एटम्स फॉर न्यूट्रल कंपाउंड्स। हाँ, अब दूसरे केस में मान लो बच्चा नहीं आया। अब जैसे एक एक एग्जांपल समझाता हूँ। स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या है, कटायन और अनायन, जैसे क्लास में 20 बॉयज 20 गर्ल्स, तो अब क्या हुआ, 20 बॉयज और 20 गर्ल्स, तो B20 G20, तो BG बना, ठीक है, समझ में आया? अब मान लो एक बच्चा एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे जाता है, तो अब तो क्लास में फिर भी 20 बच्चे और 20 लड़कियां ही थी ना, तो स्टोइशियोमेट्री तुम्हारा रिटेन हो रहा है। अब वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हुआ, एक बच्चा एब्सेंट है, एक लड़का एब्सेंट है और एक लड़की एब्सेंट है, तो अभी बॉयज 19 गर्ल्स 19, तो अभी भी स्टोइशियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं हुआ ना। जैसे एक कटायन चला जाए और एक अनायन चला जाए तो भी स्टोइशियोमेट्री रिटेन होगा ना, ये समझ में आ रहा है? और यदि सिर्फ बॉयज की क्लास है तो एक लड़का चला जाए तो भी तो स्टोइशियोमेट्री रिटेन ही रहेगा। तो न्यूट्रल एटम्स के लिए एक चला जाए तो भी वैकेंसी डिफेक्ट है, और चार्ज एटम्स के लिए कटायन अनायन दोनों चला जाए एक एक इक्वल नंबर्स में, ठीक है। इसमें और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। एवरीवन इज इट क्लियर? कटायन अनायन दोनों, क्या था तुम्हारा डाउट, मैंने देखा नहीं, निकल गया वो। श्लोक तुम्हारा क्या डाउट था, फिर से लिखो। वैकेंसी ऑफ न्यूट्रल एटम्स, न्यूट्रल एटम मान लो सिर्फ बॉयज की क्लास है, तो कॉम्पोजिशन तो बॉयज ही है ना, तो एक बॉयज चला गया तो भी कॉम्पोजिशन बॉयज की क्लास रहेगी फिर भी, ठीक है वरुण? वैकें A प्लस भी डिस्प्लेस होना चाहिए और B प्लस भी, हाँ, चार्ज एटम्स के लिए दोनों निकलने चाहिए और इक्वल नंबर में निकलने चाहिए। श्लोक तुम्हारा क्या डाउट था, ये तो बताओ, किसने पूछा था? अच्छा ये लिख लो, वैकेंसी में सेम एटम चाहिए क्या? हाँ, वैकेंसी सेम की होगा। अरे बहुत सारे पॉइंट्स भी हो सकते हैं, मैंने एक सैंपल एग्जांपल के लिए एक पॉइंट दिखाया है। अब देखो वैकेंसी डिफेक्ट में जो इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिफेक्ट हमें पढ़ना है वो है शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। मैं इसका स्पेलिंग लिख देता हूं। बोलो। हाँ सर, मैं बोल रहा था मतलब सेम टाइप का एटम चाहिए क्या? मतलब किस में, चार्ज मतलब अगर वैकेंसी में अगर हमने देखा तो फिर हमें सेम टाइप का एटम लगेगा क्या? मतलब सब ए ही चाहिए क्या? ए बी सी ऐसे भी अरे चलेगा? मान लो एक टाइप का एटम है, जैसे सिर्फ आयरन एटम है, मतलब आयरन लोहा, तो उसमें सिर्फ लोहा का ही एटम होगा ना। ये समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ। रुक जाओ प्रथमेश, तो अब उसमें एक लोहा का एटम चला जाए तो पहले भी लोहा अभी भी लोहा था, स्टोइशियोमेट्री चेंज हुआ क्या उसका? अच्छा, मतलब न्यूट्रल कंपाउंड और न्यूट्रल एटम्स है सब, तो हाँ। फिर हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। प्रथमेश बोलो तुम्हारा क्या डाउट है अभी? हाँ बोलो। सर लेकिन मुझे पूछना था। हम्म, सर बोलो ना, सुन रहा हूँ मैं। सर मुझे पूछना था कि सॉलिड्स में ये डिफेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन किस वजह से होता है? कोई कंडीशन है क्या इसको, या फिर कोई रीजन है इसके पीछे? बताए तो, जमीन में नमक जो होता है, ऐसे समुद्र में बहुत तरह के सॉल्ट्स होते हैं,
है ना। ओ, तो जब तुम हाँ क्रिस्टलाइज करोगे तो NaCl के साथ MgCl2 भी आ सकता है ना, हाँ हाँ तो Na प्लस Mg2+ आ सकता है, बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। ओके तो डिफेक्ट होने का रीजन तो उसका फॉर्मेशन ही है ना, जैसे तुम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ओके ओके या फिर गर्म करने पे। जैसे होता क्या है, बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू चीजें बनती हैं, तो कोई गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, फिजिकल कंडीशंस के चेंज होने की वजह से भी डिफेक्ट आ सकता है। ओके। ठीक है सर, वो V माइनस ऐड होने के बाद क्या आया एट पॉइंट, आपने बोला प्लीज रिपीट करो, क्या बोलना चाह रहे हो अथर्व? हाँ, डिफेक्ट के बाद भी कंपाउंड न्यूट्रल ही रहेगा। अरे देखो गुंजन, इवन आफ्टर डिफेक्ट्स कंपाउंड विल बी न्यूट्रल, बिकॉज सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल ही रहता है, कोई चार्ज पार्टिकल स्टेबल नहीं होता, तो डिफेक्ट होने के बाद भी चीजें न्यूट्रल ही रहेंगी। बट सर जो इंटर न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं जो एटम्स को पकड़ के रखते हैं उसके बारे में क्या फिर, अगर न्यूक्लियस ये के अंदर, डिफेक्ट, ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाना है हमें। सॉरी सॉरी न्यूक्लियर सॉरी, जो एटम्स के बीच का फोर्स होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जिसकी वजह से क्लोज्ड पैक्ट होते हैं ना सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, उसका क्या होता है फिर डिफेक्ट के वक्त? क्या होता है, नया कटायन आ जाएगा, उसके साथ अट्रैक्ट करेगा वो, उसको अट्रैक्ट करेगा वो। मतलब सर जो पहले ही निकल गया है जिसकी वजह से डिफेक्ट है उसकी जगह कोई और आएगा? और क्या। ओके। ओके डन एवरीबॉडी। वंडरवॉल वीक हो, अरे इसकी क्या मतलब, कुछ भी लिख रहे हो यार तुम लोग अब। See, let us now come to this. शॉर्टकट इफेक्ट में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ कटायंस, इक्वल नंबर ऑफ कटायंस वैकेंसी को कटायन एंड अनायन के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? कटायन अनायन दोनों जा रहे हैं साथ में, यही है और क्या। Equal number of cations and anions are dislocated from their normal sites, या सीधा लिखो dislocated नहीं, are missing from their normal sites. From normal sites, अपने normal site से equal number of cation and anion चले गए, या फिर cationic vacancy का जितना नंबर है, number of cationic vacancy is equal to number of anionic vacancy. तो जितने cationic vacancy हैं उतने ही anionic vacancy भी है। ठीक है, इज दैट क्लियर? शॉर्टकट इफेक्ट में जितने कटायनिक वैकेंसी हैं उतने ही अनायनिक वैकेंसी भी है। इज इट क्लियर? तो स्टोइशियोमेट्री रिटेन हो गया, स्टोइशियोमेट्री इज रिटेन्ड, वो रिटेन हो गया। ओके अब बताओ डेंसिटी डिक्रीज होगा क्या? डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीज होगा या नहीं होगा, क्योंकि एटम्स बाहर जा रहे हैं तो डेंसिटी तो कम हो ही जाएगा। इज दैट क्लियर? डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज डिक्रीज। ओके अब ये ऑब्वियसली एक वैकेंसी डिफेक्ट ही है ना, कैटायनिक अनायनिक वैकेंसी है तो इट इज ऑब्वियसली अ वैकेंसी डिफेक्ट। नाउ कमिंग टू, देखो एग्जांपल्स क्या है यहाँ पे, एग्जांपल है CsCl, CsBr एक्सेट्रा। यहाँ पे कटायन और अनायन दोनों भाग रहे हैं, कटायन और अनायन दोनों जा रहे हैं बाहर, इसका मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ कटायन भी हो रहा है, मूवमेंट ऑफ अनायन भी हो रहा है। इसका मतलब कटायन, शॉर्टकट इफेक्ट इंटरस्टिशियल कैसे होगा यार, ये भी गजब पूछ रहे हो तुम। अच्छा शॉर्टकट इफेक्ट इंटरस्टिशियल है क्या? Everybody please respond. It's shortcut effect interstitial? Or it is vacancy defect? ठीक है, फॉर्मूला रिटेन हो गया है और ये एक वैकेंसी डिफेक्ट है, नथिंग एल्स।
यहाँ पे equal number of cations and anions are missing from their lattice sites, so that is why it is a vacancy defect, nothing else. Is that clear? NCERT ने किसने पूछा था? AGBR. NCERT ने लिखा है कि AGBR दोनों तरह का डिफेक्ट शो करता है, कटायन भी जाता है उसमें से और अनायन भी जाता है उसमें से. तो AGBR shows Schottky defect as well as Frankel defect. Fine, done. Now coming to this Schottky defect, equal number of cations and anions lattice site से बाहर. अब इसमें क्या होगा? सी इक्वल मोबिलिटी. देखो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कटायन भी बाहर जा रहा है, अनायन भी बाहर जा रहा है, तो मूविंग टेंडेंसी कटायन और अनायन दोनों की बराबर है. ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है, इट इज ऑब्जर्व्ड, ये तब देखा जाता है व्हेन साइजेस ऑफ cations and anion are close to each other. मतलब देखो कटायन जितना मूव कर रहा है उतना ही अनायन भी मूव कर रहा है, तो कटायन अनायन दोनों बराबर तरीके से मूव कर रहे हैं, दोनों एक साथ बाहर जा रहे हैं, यानी दोनों की मूव करने की टेंडेंसी सेम है. तो ये तब देखा जाएगा जब RC by RA is close to 1. जब RC by RA नॉर्मली क्लोज टू 1 होगा तब ये देखा जाएगा. और ये ज्यादा RC by RA का मतलब है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, नथिंग एल्स. इसमें किसी को डाउट है? इक्वल नंबर ऑफ कटायंस अनायन जाते हैं अपने जगह पे, स्टोइशियोमेट्री रिटेन हो जाता है, नंबर ऑफ एटम्स बाहर जाने की वजह से स्टोइशियोमेट्री रिटेन हो जाता है. ठीक है. अरे अभी तो बताया डिफेक्ट क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ पैकिंग. जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो जब बड़ा होता है तो शरीर में डिफेक्ट आने लग जाते हैं. क्या लगता है तुम्हें, क्या वजह होती है, क्यों डिफेक्ट आते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं रीजन, और क्या? Fine. So see, equal number of cations and anions are displaced from their normal sites. That is first thing. Stoichiometry retain हो जाता है, density crystal का कम हो जाता है क्योंकि एटम्स बाहर जाते हैं. एग्जांपल है CaCl, CsBr एक्सेट्रा. यहाँ पे जितने कटायन बाहर जा रहे हैं उतने ही अनायंस भी बाहर जा रहे हैं. ठीक है. जितने कटायन बाहर जा रहे हैं उतने ही अनायन भी बाहर जा रहे हैं. तो ऐसा देखा जा रहा है कि दोनों की मूविंग टेंडेंसी सेम है. इसका मतलब साइजेस भी सेम होगा, तभी दोनों सेम तरह से मूव कर रहे हैं, राइट? तो जब साइजेस सेम होगा यानी RC RA सेम होगा तो RC by RA रेशियो क्लोजर टू 1 है. और ये मेनली CsCl CsBr के केस में ऑब्जर्व करने को मिलता है. NCERT ने एग्जांपल कुछ और भी दिया है. NCERT ने NaCl, KCl और AgBr भी देख दिया है, तो आप NCERT वाले एग्जांपल याद कर सकते हैं. NCERT ने जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, NCERT के एग्जांपल भी आप याद रख सकते हैं, जेईई मेन के लिए रिलेवेंट हो जाएगा. NCERT ने दिया है NaCl, NCERT ने दिया है KCl, NCERT ने दिया है CsCl और NCERT ने दिया है AgBr. ठीक है. एवरीबॉडी रिटन? ओके, रिटन. फाइन. नहीं, CS प्लस का साइज Cl माइनस के बराबर ही होता है. इट इज नॉट वेरी लार्ज एज कंपेयर टू Cl माइनस. हमने रेडियस रेशियो देखा है, इट इज फ्रॉम 0.732 to 1. नाउ कमिंग टुवर्ड्स फ्रैंकेल डिफेक्ट. देखो फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या है? इट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट, सिंपली डिसलोकेशन है. तो यहाँ पे होता क्या है, स्मॉलर आयंस, इसमें होता क्या है, स्मॉलर आयन usually cation is dislocated from its normal site
and it goes into the interstitial site. ठीक है, यहां पे डेंसिटी अनचेंज्ड है। डेंसिटी अनचेंज क्यों है? क्योंकि एटम बाहर नहीं जाता है, राइट। और देखो यहाँ पे क्या है, मोबिलिटी, मूव ज्यादा कौन कर रहा है? मोबिलिटी ऑफ कटायन बहुत ज्यादा है और अनायन बहुत कम है। यानी एक ही पिछले बार दोनों आयन बराबर मूव कर रहे थे, यानी दोनों, हाँ ये वैकेंसी का सब पार्ट है। अरे भैया ये डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन का मतलब क्या है? दिस इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अच्छा, तुम लोग को अभी तक ये नहीं समझ में आया है कि ये इंटरस्टिशियल है या वैकेंसी है? डिसलोकेशन मतलब क्या होता है? हड्डी डिसलोकेट हो गया मतलब क्या? बाहर निकल के बाहर चला गया, या फिर हड्डी जहां रहना चाहिए था वहां नहीं है? बताओ इसका मतलब क्या हो? डॉक्टर ने बोला आपका जो बोन डिसलोकेट हो गया, मतलब शरीर के बाहर चला गया या शरीर में इधर उधर हो गया? मोबिलिटी ऑफ कटायन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ अनायन, यानी स्मॉलर आयन ज्यादा तेज मूव कर रहा है और वही डिसलोकेट हो रहा है। स्मॉलर आयन इज मूविंग फास्टर देन लार्जर आयन। लार्जर आयन स्टेशनरी है ऑलमोस्ट, और स्मॉलर आयन ही मूव कर रहा है। वाई ओनली कटायन, जो छोटा है वो ज्यादा मूव करेगा ना, क्योंकि खाली जगह में आसानी से घूम सकता है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो छोटा है वो ज्यादा मूव करेगा। अनायन भी हो सकता है, मैंने स्मॉलर आयन लिखा है, ठीक है। तो स्मॉलर आयन इज मूविंग, जो आयन ज्यादा मूव कर रहा है वही छोटा होगा, नॉर्मली यही होता है। वो अनायन भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, स्मॉलर आयन यूजुअली इट इज कटायन, ठीक है, इज डिसलोकेटेड फ्रॉम नॉर्मल साइड एंड इट गोज इनटू इंटरस्टिशियल साइड। अब एक आयन जो है वो स्टेशनरी है और दूसरा आयन मूव कर रहा है, राइट। इसका मतलब जो स्टेशनरी है वो बड़ा होगा और जो मूव कर रहा है वो छोटा होगा। तो इसमें रेडियस रेशियो इज लो। रेडियस रेशियो लो है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी लो ही होगा। एंड इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन देयर इज large difference when there is large difference in size of ions. Is that clear? NCERT के एग्जांपल्स लिखिए। NCERT के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? NCERT जो एग्जांपल देता है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जांपल वहां से आते हैं। ZNS, AgCl, AgBr, AgI। NCERT ने AgBr को दोनों जगह लिखा है, शॉर्ट की में भी लिखा है, फ्रेंकल में भी लिखा है। ठीक है एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है? साइज एजी और बीआर पे क्या कमेंट किया? कोई कमेंट नहीं किया है, अंडरलाइन किया है कि एजी बीआर जो है वो एनसीईआरटी दोनों जगह पे लिखता है। एनसीईआरटी बोलता है कि शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों होता है थोड़ा थोड़ा एजी बीआर में, मतलब डिसलोकेशन भी हो रहा है और साथ में वैकेंसी भी है। एनसीईआरटी ऐसे लिख रहा है। डन एवरीवन? मेन टॉपिक क्या है? दिस इज पॉइंट डिफेक्ट, स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। एवरीबॉडी रिटन? फाइन। न्यूट्रल एटम्स के लिए भी हो सकता है और चार्ज एटम्स के लिए भी हो सकता है। इंटरस्टिशियल मैंने न्यूट्रल के लिए भी दिखाया था, न्यूट्रल एटम में भी हो सकता है, चल नॉट एन इशू। बट ज्यादातर चार्ज में ही देखने को मिलता है। इंटरस्टिशियल जो है वो चार्ज एटम्स में ही देखने को मिलता है, ठीक है ना।
अब हम बात करते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट की। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? ये दो तरह का होता है। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो नॉन स्टोइशियोमेट्री में इन्होंने क्या बताया है? नॉन स्टोइशियोमेट्री में इन्होंने मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी दो ही बताया। तो ये डिफेक्ट तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलना है हमें। यहाँ एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट है और यहाँ पे एक है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, है ना? मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट। सो लेट अस स्टार्ट। या मेटल एक्सेस मतलब मेटल ज्यादा होगा, ठीक है ना? नाउ लेट अस कम टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब कटायन ज्यादा है। मेटल एक्सेस का मतलब है कि कटायन का साइज अनायन से ज्यादा है, मतलब कटायन का नंबर अनायन से ज्यादा है। There are more cations and less anions. That is why we will say metals are in excess. Is that clear? Metal excess defect का मतलब यही है ना कि कटायन अनायन से ज्यादा है। Is that clear? ठीक है, मेटल एक्सेस का मतलब कटायन अनायन से ज्यादा है। तो अब देखो क्या है, ये कैसे होता है बताते हैं। जैसे ZnO को तुम हीट करोगे ना रूम टेम्परेचर पे, व्हेन यू विल हीट, एग्जांपल है ZnO को जब हीट करोगे रूम टेम्परेचर पे तो बनता क्या है? इसको हीट करने पे, जैसे इसका कलर बता देता हूँ, रूम टेम्परेचर पे ZnO का कलर होता है व्हाइट, हीट करने के पहले। अब हीटिंग पे क्या होता है कि कुछ O2 माइनस बाहर निकल जाते हैं। जैसे रिएक्शन तो यही होगा ना, Zn प्लस O2। तो अब क्या होता है, अपॉन हीटिंग यदि हम इसको हीट करें तो होता क्या है इसमें, O2 माइनस जो है, O2 माइनस क्या होता है, ये निकल जाता है, O2 माइनस कन्वर्ट हो जाता है O2 में, यानी ऑक्सीजन गैस में। और कई बार क्या होता है कि एंड इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रैप्ड, कई बार ऐसा भी होता है इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रैप्ड एट देयर लोकेशंस। अब देखो ये अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया होगा तुम्हें, तो थोड़ा सा वेट कर लो। जैसे तुम ZnO को हीट करोगे तो Zn भी निकल रहा है और O2 माइनस भी निकल रहा है, तो ये हीटिंग की वजह से होता है। तो अब मान लो Zn भी बाहर निकल रहा है और O2 भी बाहर निकल रहा है, तो अब होगा क्या, ऑक्सीजन की टेंडेंसी है गैस बनाने की, तो गैस तो जल्दी भाग जाएगा और Zn2 प्लस थोड़ा लेट भागेगा। तो यहाँ पे क्या है, कटायन कम भाग रहा है और अनायन ज्यादा भाग जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो रहा है। ये समझ में आया ये वाली बात कि ZnO को हीट करोगे तो ऑक्सीजन जो है O2 माइनस में कन्वर्ट कर रहा है, O2 में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी, जो कि एक गैस है। प्लीज से यस और नो। अरे हाँ या ना बोलो, नहीं बोलोगे? ठीक है। सी बेसिकली क्या है, ZnO को हीट करोगे तो ZnO को हीट करने पे Zn2 प्लस Zn में कन्वर्ट हो रहा है जो कि सॉलिड है, और O2 माइनस O2 में कन्वर्ट हो रहा है जो कि गैस है। यानी हीट करने पे गैस ज्यादा मूव कर रहा है, यानी अनायन ज्यादा भाग रहा है और कटायन कम मूव कर रहा है, क्योंकि गैस की मोबिलिटी ज्यादा होती है। तो अब हीट करने पे अनायन ज्यादा भाग जाएगा ना, तो इसीलिए कटायन कम भागेगा और कटायन ज्यादा बचेगा। दैट इज हाउ यू विल गेट मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये समझ में आया? यहाँ पे क्या है, मोबिलिटी ऑफ O2 गैस is greater than Zn solid, is greater than mobility of Zn solid। तो अब Zn कम भागेगा और O2 ज्यादा भाग जाएगा, तो इसलिए जो बचेगा वो कटायन ज्यादा बच जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, जैसे Zn2 प्लस O2 माइनस, Zn2 प्लस O2 माइनस इस तरह का चल रहा है, O2 माइनस Zn2 प्लस, यहाँ O2 माइनस खाली, यहाँ Zn2 प्लस, ठीक है, यहाँ Zn2 प्लस, यहाँ O2 माइनस, यहाँ Zn2 प्लस और यहाँ पे O2 माइनस। तो यहाँ पे एक वैकेंसी है, मान लो दिस इज ए वैकेंसी, ये एक वैकेंसी हो गया। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैकेंसी इज जनरेटेड, मिसिंग कटायंस जो हैं वो कम है और मिसिंग अनायंस ज्यादा हैं, यानी मेटल ज्यादा है, यानी मेटल ज्यादा है और नॉन मेटल कम है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट।
अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट हो गई। अब देखो क्या है, अब हो रहा है क्या कि नंबर ऑफ अनायंस ज्यादा भाग जा रहे हैं, नंबर ऑफ अनायंस ज्यादा भाग जा रहे हैं, तो अब न्यूट्रलिटी है क्या इसके अंदर? अभी न्यूट्रलिटी है क्या? न्यूट्रल नहीं रहा क्योंकि अनायन ज्यादा भाग गया। तो करता क्या है क्रिस्टल, टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, electrons are trapped at anionic vacancies। ये समझ में आ रहा है? ये तो कोशिश करेगा ना कि हर पॉइंट पे न्यूट्रलिटी मेंटेन रखे। न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप करने लग जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रैप करने लग जाता है। और ये because of these trapped electrons, अब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड हैं और बहुत सारे वैकेंसीज हैं, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अरे ये मेटल एक्सिस है, नॉन स्टोशियोमेट्रिक है, तो स्टोशियोमेट्री तो चेंज हो ही रहा है ना इसका। बिकॉज ऑफ दीज ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स crystal starts developing color, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप कर रहे हैं और इसको हीट भी कर रहे हैं, तो मूव भी कर रहे हैं क्रिस्टल में अलग अलग ट्रैप्ड पोजीशंस पे। ये समझ में आ रहा है? क्रिस्टल स्टार्ट्स डेवलपिंग कलर, ठीक है। और Zn को ऐसे लिखेंगे, Zn 1 + XO, तो ये क्या है, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक है ना, क्योंकि अब Zn ज्यादा है और O2- कम है, ठीक है। अब जितना, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है बहुत सारे सेंटर्स में मूव भी कर सकता है, तो कलर ज्यादा होगा। अब देखो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ कलर जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज। यदि ज्यादा वैकेंसीज हैं तो कलर ज्यादा होगा, इंटेंस। समझ में आया? इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अरे जैसे मान लो 4 वैकेंसी है, एवरीबॉडी मान लो 4 वैकेंसी है, तो 4 वैकेंसी के हिसाब से कलर आएगा ना, इज दैट क्लियर? बट 5 वैकेंसी है तो 5 फोटोन के हिसाब से कलर आएगा। अरे अब यहाँ पे रुक जाओ पहले, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। These colored centers of trapped electron are called F centers। उनको हम क्या बोलते हैं? F centers बोलते हैं। ठीक है एवरीबॉडी, अब बताओ किसको क्या डाउट है इसमें? देखो पहली चीज तो ये हीट करने के बाद ही होगा। यदि मैं फिर से समझाऊं तुम्हें, तो कटायन भी भाग रहे हैं, अनायन भी भाग रहे हैं। कटायन जो है वो कम भाग रहे हैं, अनायन ज्यादा भाग रहे हैं। तो मेटल ज्यादा है, नॉन मेटल कम है, इसलिए Zn is 1 + XO, ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक आया। इसमें किसी को डाउट है? अब देखो अनायन ज्यादा भाग गया तो इसका मतलब न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गया। तो न्यूट्रलिटी को अवॉइड करने के लिए, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन अनायनिक वैकेंसीज पे ट्रैप किए जाने लग जाते हैं, ठीक है। टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड एट अनायनिक वैकेंसीज, ठीक है। तो अब बिकॉज ऑफ दीज ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स, अब ट्रैप इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन बहुत सारे सेंटर्स पे ट्रैप्ड है, तो अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट डी एक्साइट करेगा अलग अलग एनर्जी लेवल्स के बीच में। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट डी एक्साइट करेंगे अलग अलग एनर्जी लेवल्स के बीच में। इज दैट क्लियर? ये XO है, अरे ZnO से ये बन गया Zn 1 + XO, मतलब अब ऑक्सीजन कम है और Zn ज्यादा है, तो ये स्टोइशियोमेट्री डिस्टर्ब हो गया। अब देखो ज्यादा सेंटर्स रहेंगे, ज्यादा ट्रैप मतलब इलेक्ट्रॉन वाले सेंटर्स रहेंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइट डी एक्साइट करेगा, उससे इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी कलर की, ठीक है।
उससे इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। और ZnO जो है ना, Zn कलर इसका क्या होता है पता है? Zn1 + XO का कलर जो होता है दैट इज येलो। आर्यन सर, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कलर आएगा, इवन पे नॉन कलर नहीं आएगा क्या? क्या पूछना चाह रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स ऑड इवन दोनों पे आएगा। जब भी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होगा तो इलेक्ट्रो कलर आएगा। ऑड इवन का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, प्रॉपर एनर्जी लेवल्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे सेंटर्स में ट्रैप्ड है, तुम उसको हीट कर रहे हो तो एक्साइट डी एक्साइट कर रहा है, अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन तो वेव होता है। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे ये नॉन मैग्नेटिक ही रहेगा। ठीक है आर्यन, इज दैट क्लियर? कलर आएगा क्यों? क्योंकि कलर वहां पे इसलिए आएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे सेंटर्स पे ट्रैप्ड है। इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे सेंटर्स पे ट्रैप्ड है और उसको तुम हीट कर रहे हो, तो हीट करने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके अलग अलग सेंटर्स पे मूव करेगा, तो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन चलेगा। तो जब डी एक्साइटेशन विजिबल रीजन में होगा तो कलर आएगा। अब यदि नंबर ऑफ सेंटर्स ज्यादा है, नंबर ऑफ सेंटर्स ज्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी ऑफ कलर ज्यादा होगा। जिनको डाउट है वो रुकिए, रेस्ट ऑफ यू कैन लीव। जिनको डाउट है और वो रुक सकते हैं, और जिन्होंने लिख लिया है, जिन्होंने लिख लिया है और जिनको कोई डाउट नहीं है दे कैन लीव। दोज हु हैव डाउट कैन स्टे और दोज हु हैव नॉट रिटन कैन स्टे। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? इलेक्ट्रॉन वही O2- से आएगा। O2- एक्चुअली देखो, O2- क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, O2- से O2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन आएगा। सारे एटम्स के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन करेंगे क्या इलेक्ट्रॉन्स? एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन सिर्फ खाली जगह पे ही होगा। ठीक है, बता दिया जाएगा वो कब होगा डिस्कस। काइनेटिक्स का डाउट बताएगा कब होगा डिस्कस। एवरीबॉडी ये लिख लिया सबने? होमवर्क ग्रुप में डाल देंगे। जिनको कोई डाउट नहीं है दे कैन गो।